नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। तो आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के टॉप 51 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसलिए आप सभी से अपील है कि आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ये त्रिरश्मि जो बौद्ध गुफाएं हैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, गोल गुंबद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गोल गुंबद के बारे में 4 कथन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसे दक्षिण भारत के ताज के रूप में भी देखा जाता है, ये सही है। यह कर्नाटक के विजयपुरा स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये भी सही है। इसका हेमिस्फेरिकल डोम दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र रूप से खड़ी संरचनाओं में से एक है, ये भी सही है। गोल गुंबद भारत के साथ विश्व का भी सबसे बड़ा गुंबद है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, हेलियोडोरस। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, आंदोलन, संगठन और उनके नेता। पहला, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। दूसरा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्म सम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से जो जोड़े हैं वो सही सुमेलित हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो आंदोलन और उनके नेता हैं वो सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं को असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त करने के लिए राजी करना और द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग हासिल करना था। तो इसमें से कौन सा इनका प्रस्ताव नहीं था वो हमें बताना है। संविधान का निर्माण पूरी तरह भारतीयों के हाथ में, ये सही है। इसने प्रभुत्व की स्थिति के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश की, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, जबकि सी और डी कथन सही हैं। इन्होंने कभी भी, यानी कि इस मिशन ने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश नहीं की थी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, चनहुदड़ो, ये हड़प्पा से संबंधित है। कोट दीजी, ये भी हड़प्पा से संबंधित है। देसलपुर, ये भी हड़प्पा से संबंधित है। सोहगोरा, ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये मौर्य वंश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने दिनों के भीतर भरी जाएगी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा लास्ट का ऑप्शन, जो सी लिखा हुआ है। 6 माह के अंदर अंदर इसको भरना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 8 है, कि संविधान संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार भी दिया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्न में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो इनमें से कौन सा संवैधानिक पद है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के लिए जो महान्यायवादी होता है वो एक संवैधानिक पद है, बाकी जो ये संवैधानिक पद नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 93-93 में ये उपबंध किया गया है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान के नियमन में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में
उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? यानी कि जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को समाप्त हो जाता है तो उसको आधिकारिक रूप से किस समारोह के रूप में समाप्त किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, इसको बीटिंग दी रिट्रीट समारोह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। प्रश्न नंबर 15 है, पद्म श्री राम साहेब पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये किस नृत्य के साथ जुड़े हुए थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राय। प्रश्न नंबर 16 है, भारत को 2025-27 के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भारत को विशेषज्ञ समूह में चुना गया है। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। प्रश्न नंबर 18 है, बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, बैंकॉक में। दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप इसी तरह के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है, और दूसरा है, यह उद्यान नैनीताल जिले में स्थित है जो उत्तराखंड राज्य का हिस्सा। तो इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है और जो कथन 2 है वो गलत है। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में से कौन सी मांगे रखी गई थी? यानी कि 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, तो उसमें कौन सी मांगे इसमें से रखी गई थी वो हमें बताना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा परिषदों में निर्वाचित बहुमत, यानी कि जो विधानसभा परिषदें थी उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर इसमें प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, मान्यखेत जो है वो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली सल्तनत में विभाग का नाम और समकालीन विभाग, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा जो नए विभाग बनाए गए थे क्या वो सही थे? तो इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला, दीवान आरिज सैन्य विभाग, दीवान रसालत वित्त विभाग और दीवान विजार धार्मिक विभाग। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कथन पहला जो मिलान है वो बिल्कुल सही है, दीवान आरिज सैन्य विभाग था, जबकि दीवान रसालत ये धार्मिक मामलों और दीवान विजारत ये वित्त विभाग से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 23 है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 24, गंगाई कोंडा चोल उपाधि निम्न में से किस राजा ने अपनाई थी? यानी कि गंगाई कोंड चोल किसकी उपाधि थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, राजेंद्र प्रथम। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान कोलाहल निम्न में से किस घटना का वर्णन करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900। इसको महान कोलाहल या उल गुलान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और दूसरा है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये प्रस्तावना के बारे में दो कथन है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 27 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द का तात्पर्य क्या था? तो ये जो अर्घट शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, जो पहले बैलों के द्वारा या दूसरे पशुओं के द्वारा एक यंत्र चलाया जाता था जो सिंचाई का काम आता था, उसको अर्घट कहा जाता था।
प्रश्न नंबर 28 है, कवि कालिदास का नाम किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐहोल जो शिलालेख है उसमें कालिदास का नाम उल्लेखित किया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, स्वराजवादियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो स्वराज पार्टी थी जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी उसके बारे में ये कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन सही कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ये तीनों ही कथन जो है गलत है। इसको दोबारा देखेंगे एक बार दोस्तों, ये गलत नहीं है बल्कि ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, यहां पर सही होना चाहिए, तो इसमें सभी ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का है? 3 मंदिर दिए गए हैं, ये कौन से गुप्त काल से संबंधित हैं? तिगवा का जबलपुर का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और कोहा का शिव मंदिर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये तीनों ही गुप्तकालीन मंदिर हैं। प्रश्न नंबर 32 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? यानी कि पहला सत्र स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी है, 29 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक सत्रों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संघवादी जो व्यवस्था है उसमें सरकार के एक से ज्यादा स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें पहली बार ये प्रावधान किया गया। प्रश्न नंबर 35 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो संविधान सभा स्वतंत्रता से पहले गठित की गई थी जुलाई 1940 में संविधान बनाने के लिए, तो उसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। प्रश्न नंबर 36 है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, फ्रांस से ली गई है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? जो संविधान सभा थी जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी उसमें कितनी महिलाएं थी? इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन है वो डी होगा, इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। प्रश्न नंबर 38 है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह जनजाति कार्यों पर बनी समिति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन से उभरे हुए मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक का उल्लेख किया गया है? यानी कि किस अभिलेख में या शिलालेख में पहली बार राजा अशोक को राजा अशोक के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये कंगनहल्ली जो कर्नाटक में है वहां पर उनका नाम लिखा गया है। प्रश्न नंबर 40 है, तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो तानसेन महान संगीतकार थे अकबर के दरबार में, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, तानसेन की उपाधि उन्होंने सम्राट अकबर को दी थी, ये गलत है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं बल्कि विक्रमजीत जो ग्वालियर के शासक थे उन्होंने दी थी। प्रश्न नंबर 41 है, हड़प्पा कृषि प्रणाली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रणाली थी उसमें से कौन से कथन जो है सही है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है जबकि तीसरा गलत है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी है, इसमें तीनों जो कथन है वो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था के बारे में सही दिए गए। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? तो चित्रकला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में हुआ और इन्होंने व्यक्तिगत चित्रों पर ज्यादा जोर दिया। प्रश्न नंबर 44 है, इल्बर्ट विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये था ऑप्शन सी, यूरोपीय लोगों के मुकदमों के बारे में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, उससे संबंधित इल्बर्ट बिल विवाद था जो बाद में वापिस ले लिया गया। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्य राजा की महिला निजी अंगरक्षकों का उल्लेख है जो तीरंदाजी में कुशल थी? तो ये ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने की थी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो महिला
निजी अंगरक्षक थी उनके बारे में इसमें उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन डी है ये, संघवादी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 47 है, किन देशों का अपना संविधान होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आपसे फिर एक बार से अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 7 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। प्रश्न नंबर 49 है, लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी है और दूसरा संसदीय शासन प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा लिखित संविधान है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। ये दोनों ही कथन जो है सही नहीं। प्रश्न नंबर 50 है, आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो भारत में आपातकाल घोषित किया जाता है संवैधानिक तौर पर, उसके बारे में ये दो कथन है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये दोनों ही कथन जो हैं सही नहीं है। प्रश्न नंबर 51 और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में संविधान संशोधन यानी कि जो संविधान संशोधन है जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव ला सकता है, ये गलत है। संशोधन पर दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद के संयुक्त सत्र द्वारा गतिरोध को सुलझाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, दोनों ही कथन इसमें गलत दिए गए हैं।